गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मीना साहब। मैंने लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई कर सकें। मैंने 9th 10th और 8th के कई सारे वीडियोज बनाए हैं, लेकिन वे सब अभी मैंने भी छोड़ दिया है। अभी मैं 9th को कंप्लीट कर रही हूँ। 9th को कंप्लीट करके फिर मैं 10th का बनाऊंगी, फिर 20th क्लास का। ठीक है, तभी हम लोग का 9th क्लास का चैप्टर 14 आज स्टार्ट होगा। आज मैं शुरू करूंगी साइंस का, 9th क्लास की साइंस का 14th चैप्टर प्राकृतिक संपदा। ओके, तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बतलाऊंगी और पूरा इसका क्वेश्चन वगैरह सारा सारे मैं पाठ्यपुस्तक और अभ्यास सब करवाती हूँ। आप ये सब कर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संपदा के नाम आप लोग का सुना हुआ होगा। क्या क्या हमारे यहाँ जो भी सोर्सेज है, जो भी संपदा है, जो भी आवश्यकता की चीजें हैं, है ना, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी धरती पे पाया जाता है, स्वभाव में पाया जाता है और प्रकृति के रूप में पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संपदा, जिसके बिना जीवन जीना संभव नहीं है ना। प्राकृतिक संपदा की आवश्यकता होती है पृथ्वी पर रहने के लिए, जीने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो क्या क्या है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संपदा जो हमने नहीं बनाया है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, प्राकृतिक रूप से वो पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम जानते हैं कि हम लोग की पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है। ग्रह तो बहुत सारे हैं, लेकिन पृथ्वी पर ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ की लाइफ चलता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे हर तरह की जीव जंतु का लाइफ है ना। तो जीने के लिए भी हम लोग को बहुत चीज चाहिए, बहुत साल चाहिए, बहुत खर्च चाहिए, तब हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जी सकते हैं। ग्रह तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सभी ग्रह पर हम रह सकते हैं? नहीं। हवा चाहिए, पानी चाहिए, पक्षी संपदा चाहिए, वृक्ष चाहिए, है ना। तो ये हमारे हर ग्रह पर मौजूद नहीं है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हम रह सकते हैं, सारी चीजों की व्यवस्था है, सारी चीज उपलब्ध है ना। तो हमारे यह भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग को किस चीज का जरूरत पड़ता है, भोजन का, जल का, है ना। तो साफ जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है हम लोगों को। एक जिंदगी जीने के लिए कम से कम खाना और पानी का तो आवश्यकता हो जाए, तो हवा का हो जाए, है ना। हवा पानी भोजन की आवश्यकता होगी, बाकी फिर धीरे धीरे सबकी आवश्यकता होती होती जाती है। सूर्य नहीं रहेगा, ताप नहीं रहेगा, तो क्या अंधकार में रहेगा? जीवन की खुशी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आज वही हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध हमारे सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा तथा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की आवश्यकता होती है। जब सूर्य ही नहीं रहेगा, तुमसे ऊर्जा ही नहीं मिलेगा, तो फिर उस ग्रह में हम लोग नहीं रह सकते हैं। हमको ताप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और भोजन भी चाहिए, तब हम जीवन जी सकते हैं, है ना। तो पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है? ये स्थल, जल एवं वायु है। पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है? ये स्थल, जल एवं वायु है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत
जिस पर हम लोग रखते हैं वो कहलाता है स्थल मंडल। पृथ्वी की सबसे बाहरी तरफ ये कहलाता है स्थल मंडल। पृथ्वी के 75% भाग पर पानी है। आप एक छोटा सा जान रहे हैं कि हम लोग तीन तरफ से पानी से घिरे हुए हैं पृथ्वी, और तीन हिस्सा जो है पृथ्वी पर पानी है। यह भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है, और है तो है, और भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है, और इन सभी को हम कहते हैं जलमंडल। बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ऊपर जो रह रहे स्थल मंडल, और भूमिगत जल के रूप में जहाँ जितना पानी है धरती पर, जल है, ये कहलाएगा जलमंडल। और वायु जो पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से ढके हुए हैं, चारों तरफ से कंबल के समान ढके हुए हैं, यानी कि पृथ्वी जो स्थल मंडल को जो रह रहा है स्थल पर जो हम लोग है तो वो क्या देखते हैं? अपने चारों ओर केवल वायु देखते हैं। वायु दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हम लोग वायु से संपर्क में है, अनुभव कर रहे हैं हम लोग, है ना? ठंडी हवा, गर्म हवा, तेज हवा, स्लो हवा, तो सबका तो हम लोग अनुभव कर रहे हैं। आंधी वाली हवा, धीरे 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 बहने वाली हवा, तूफान वाली हवा, तो हर तरह की हवा का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब सब वायु कहाँ है? सब हमारे चारों ओर पूरा ढका हुआ है, वायु से ढका हुआ है, कंबल के समान ढका हुआ है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? वायुमंडल। तो हम लोग किस किस चीज से सबसे पहले परिचित हुए? स्थल मंडल से, और दूसरा हो गया जल मंडल, और तीसरा वायुमंडल। तो जीव पदार्थ को पाए जाने के लिए ये तीनों अवयव जरूरी है। जीव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं जहाँ ये तीनों अवयव स्थित होते हैं। जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा, जहाँ वायुमंडल घिरा हुआ है, बीच में हम लोग का स्थल मंडल है, तथा जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, तो उसे कहते हैं जीव मंडल। ये तीनों मंडल मिलकर, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल मिलकर एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। किसी के बिना जीवन जीना संभव नहीं है। उसे हम लोग कहेंगे जीव मंडल। जहाँ कौन रहता है? जीव, जीव रहते हैं, है ना? जहाँ जीव रहते हैं, जहाँ हर तरह का मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जलमंडल है, तो सब मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, और उन्हें कहते हैं हम लोग जीव मंडल। यहाँ जीव रहते हैं, है ना? सजीव रहते, सजीव जीव मंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। इससे भी सजीव है तो जीव मंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। वायु तथा जल और मिट्टी जीवमंडल के निर्जीव घटक है। जीवमंडल में जैविक घटक को बनाते हैं कौन से जीव? है ना? जीवमंडल को जैविक घटक को बनाते हैं सजीव, और निर्जीव घटक को बनाइए आपको वायु, जल और मिट्टी। वायु, जल, मिट्टी, यानी कि पानी, हवा और मिट्टी, ये तीनों मिलकर जीवमंडल के निर्जीव घटक है, और सजीव जीवमंडल के जैविक घटक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। एक एक नंबर का जो क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, इसके आधार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जलमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल कौन सा है? स्थल मंडल क्या हुआ? या जीवमंडल के जैविक घटक कौन है? फिर एक क्वेश्चन होगा कि जीवमंडल के निर्जीव घटक कौन है, या इनमें से कौन सा घटक का जीवमंडल का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से इसमें ही में कितने क्वेश्चन आंसर निकल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना? तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा।
इसको पढ़ने में, सुनने में, समझने में। ठीक है। तो अजैव घटक, अजैव मैंने जहाँ जीव नहीं है, तो जहाँ जीव नहीं है, जहाँ निर्जीव है, जहाँ जीव नहीं है, किसका घटक कौन सा हो गया? वायु, जल और मिट्टी। और जो जीव है उनका घटक है सजीव। अब इन अजैव घटकों को, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए, सपोषण के लिए आवश्यक है, उनकी भूमिका का विस्तृत कथन करेंगे। है ना? जैविक घटक और निर्जीव घटक सब मिलके ही धरती, पृथ्वी, संसार, दुनिया, ब्रह्मांड को चलता है, मिलके चलाते हैं। ऐसा नहीं कि एक जैविक घटक के लिए हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसमें नहीं है तो हम उसे जी सकते नहीं, जीना संभव है। हर तरह के घटक चाहिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है ना? हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, सपोषण के लिए आवश्यक है। तो उनकी भूमिका का गठन करिए हम लोग। सबसे पहले किसका करेंगे? जीवन की श्वास, वायु। हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं? वायु लेते हैं, है ना? पृथ्वी के सबसे बाहरी परत जो स्थल बंधन है, अ, उसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथो, LITH, तो लिथोस्फीयर कहते हैं। और 75% भाग जल में, जो हमारा पृथ्वी पर 25% भाग जल है, इसको कहते हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। तो क्या बोलेंगे? हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स जल, पानी, हाइड्रोस्फीयर। और बाकी जो वायुमंडल जो बन जाते हैं हमारे, तीनों मिल करके जो मंडल बनाते हैं, तीनों विशिष्ट मिलकर ये कहलाते हैं जीवमंडल। और वायुमंडल कहलाते हैं एटमॉस्फेयर। हम लोग बोलते हैं ना, क्या क्या एटमॉस्फेयर आज क्या है, पता नहीं कल क्या होगा, वो हो गया वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? जीवमंडल, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जीवमंडल के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवमंडल के लिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु के बारे में, है ना? सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु के बारे में। वायु के घटकों के विषय में पढ़ के बहुत से गैस, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, पिस्टल है, जलन है। और ये सब का वायु मिक्सचर है। और यह जानना विधिकतर है कि पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का परिणाम है, वायु के घटकों का परिणाम है ना? पृथ्वी पर जब हम रह रहे हैं तो वायु है तभी तो लोग रह रहे हैं, वायु है, जल है तभी तो लोग रह रहे हैं। तो जीवन, शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहों जहाँ कोई भी जीवन नहीं है ना? अब बतलाए थे कि यहाँ ग्रह तो कई है, लेकिन सभी ग्रह पर रहना संभव नहीं है, क्योंकि जीने के लिए हमें बहुत सपनाओं की आवश्यकता होती है, जो कि हर ग्रह पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रह जहाँ कोई भी जीवन नहीं है। वायुमंडल का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। वास्तव में शुक्र का मंगल ग्रहों के वायुमंडल में, ग्रहों के मंडल में, वायुमंडल में 25 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना है? 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहों जहाँ कोई जीवन नहीं है, वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है ना? वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कितना है वास्तव में शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या हम इसे जी सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सांस ले सकते हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का सब कुछ पूर्ति हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। तो इस तरह से हम लिखते हैं कि जीने के लिए हमें पृथ्वी एक ग्रह जो कि
हर चीज से उपलब्ध है। ठीक है, इसका तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्यों नहीं हम लोग मंगल में रहते हैं और क्यों नहीं हम लोग शुक्र ग्रह पे रहते हैं। ठीक है, अब है यूकैरियोटिक कोशिकाओं और बहुत से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम लोग इस फसल में भी पढ़ चुके हैं, है ना। फसल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फसल की क्रिया होती है, तोड़ने की क्रिया होती है और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है और दूसरी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है, मतलब ऑक्सीजन की खर्च होती है, ऑक्सीजन का यूज होता है, ऑक्सीजन दहन का काम करता है, ऑक्सीजन अणु को तोड़ने का काम करता है ना। इसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, निर्माण होता है, दहन की क्रिया है। तरह की क्या है, दहन की क्रिया। दहन मतलब जलना, और किसकी उपस्थिति में जलना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। ठीक? तो इसमें केवल मनुष्य के वे क्रियाकलाप ही नहीं जो कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाते हैं, है ना। ईंधन को जब हम लोग जलाते हैं तो वहां पर हमको क्या चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो इसमें केवल मनुष्य के वे क्रियाकलाप ही नहीं आते हैं जो कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाते हैं, बल्कि जंगलों में लगी आग भी आती है ना। इससे भी क्या होगा, जमीन में आग लगेगी वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लगेगा, हवा के प्रेजेंस में, वायु के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जंगलों में आग लगेगी और क्या तैयार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन तेजी से होगा। इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% का एक छोटा सा भाग है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% 1% का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। एक हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है, हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों द्वारा सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं और फिर ऑक्सीजन अग्नि को देता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। और बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच को बनाते हैं। बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल से में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर है। सबसे पहले पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देता है, और बहुत से समुद्री जीव जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। जैसे कि आप मोलस्का के बारे में जान रहे होंगे, मोलस्का ग्रुप में शैल है, शंख है, घोंगा है, स्टारफिश है। तो इन लोग का स्थितियां है, इन लोग के शरीर कड़ा कवच से ढका हुआ रहता है ना। बहुत हार्ड होता है। आप शंख को देखिएगा, वो आप आसानी से इसको नहीं तोड़ सकते हैं। सब ये जीव है, चिटिया, घोंगा, शंख, सब मोलस्का का उदाहरण है। तो जल में घुले जो कार्बोनेट होते हैं उससे वो अपना कवच बना लेता है, क्योंकि वो जिस वातावरण में बह रह रहा है वो अपने को उसी तरह अनुकूलित कर लेता है। अनुकूलता के हिसाब से अपने को समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने आप को कवच बना लेता है, अपने सुरक्षा रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए कवच बना लेते हैं, है ना।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिति है। ठीक है, अब जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की क्या भूमिका है देखिए। हम जानते हैं कि वायुमंडल में पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए। कौन ढके हुए? वायु, यानी कि पूरा एटमॉस्फेयर यह कंबल की भांति हमारे पृथ्वी को ढके हुए है। और हम जानते हैं कि वायु ऊष्मा का कुचालक है ना। वायु क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। वायुमंडल पृथ्वी के औसतन तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो है, वह दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर, एक ही दिन में पूरे वर्ष भर लगभग कांस्टेंट रहता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है। वायुमंडल का बहुत बड़ा रोल है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। वह दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम कर देता है। हमारा ऊष्मा जो है उसको बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। कौन? वायुमंडल, है ना। वायुमंडल का कितना इम्पोर्टेंस है समझिए आपने। ये दिन में तापमान को अचानक ज्यादा बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम कर देता है। ये किसका रोल है? वायुमंडल का। और चंद्रमा के बारे में सोचिए, जो सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है। चंद्रमा के बारे में सोचिए कि सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि हम लोग है, पृथ्वी है, जितना कि पृथ्वी है। इसके बावजूद चंद्रमा की सतह जहाँ वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा की सतह जहाँ वायुमंडल नहीं है, पर तापमान -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है ना। तापमान जो है -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और अब एक क्रियाकलाप है, इसको भी थोड़ा सा करके देखते हैं। जल से भरा 1 लीटर, लीची या बालू से भरा हुआ 1 लीटर और एक बंद बोतल लेंगे, इसको थर्मामीटर लगाएं। इन सभी को सूर्य के प्रकाश में 3 घंटे तक रखिए। अब तीनों बर्तनों के तापमान को माप करेंगे कि उस समय छाया में भी तापमान को देखेंगे, है ना, कि किसका टेम्परेचर कितना है और कौन कितना जल्दी गर्म हुआ। सॉरी। तो 1 और 2 में से किसके तापमान की माप अधिक होगी? 1 और 2 में किसके तापमान की माप अधिक होगी, यानी कि जल से भरा लीटर या मिट्टी या बालू से भरा लीटर। ठीक है। दूसरा है कि प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कौन सबसे पहले गर्म होगा। जिसका तापमान अधिक होगा वह जल्दी गर्म होगा। तो स्थल पहले गर्म होगा या समुद्र गर्म होगा? क्या छाया में वायु के तापमान बालू तथा जल के तापमान के समान होगा? छाया में क्या बालू का तापमान और वायु तथा जल के तापमान के समान होगा? आप इसके कारण के बारे में क्या सोच सकते हो? तापमान को छाया में क्यों मापा जाता है? क्या बंद बोतल या शीशे के बर्तन में लिया गया हवा का तापमान और खुले में लिया गया हवा का तापमान क्या समान है?
इसके कारण के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हम प्रायः इस तरह की घटनाओं से अवगत हैं? तो हम इसका देख रहे हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बालू और पानी एक समान दर से गर्म नहीं होते, है ना? बालू और पानी एक समान दर से गर्म नहीं होते। उनके ठंडा होने की दर उनके ठंडा होने की दर के बारे में हम लोग क्या उसकी सत्यता के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। हम देखा कि गर्मी के बाद शाम को बहने वाले ठंडे समय से राहत महसूस करते हैं। कभी कभी कई दिनों से अधिक गर्म मौसम के पश्चात वर्षा होती है। वायु की गति का क्या कारण है और वे कौन से कारक हैं जो उन्हें कभी शरीर, कभी तेज, कभी तूफान, कभी आंधी के रूप में गति प्रदान करते हैं? तो वर्षा का कारण क्या है? तो तो मेन क्या है कि वायु की गति, है ना? तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में वायु की गति के बारे में जानेंगे। और यहाँ हम देखेंगे स्थल जल्दी गर्म होता है या समुद्र, या पहले बालू गर्म होगा या पहले पानी? बालू और जल के तापमान में क्या अंतर होगा, है ना? इन सब बातों को हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आप लोग सब घूमे होंगे, देखे होंगे, जानते होंगे, ये सब एक्सपीरियंस आप लोग के घर में मतलब एग्जाम के लिए, लेकिन हमेशा ये सब चीज होते रहता है। जैसे तो पानी गर्म होगा तो उसको खींचे देखे, या बालू अभी बहुत गर्म है, अभी मत जाना, या शाम के समय खेल रहे हैं तो जल्दी आ जाओ, बालू अभी भी गर्म होगा, वह ठंडा नहीं हुआ होगा, तो ज्यादा देर मत खेलो, है ना? ये सब हम लोग बहुत सारी बातें अपने घर में सुनते रहते हैं। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। और आप लोग उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और कमेंट कीजिएगा, जो नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है? आज के लिए टेस्ट करना नहीं भूलिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं चला जाएगा। ठीक है? तो ये पेज नंबर 1214, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगी, उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है? बुक रहे चले रहे, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है, लिखना। ओके, बाय, थैंक यू।